वेलकम टू बेसिक केमिस्ट्री। बच्चों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पैरामीटर्स ऑफ एनएमआर किए थे। हमने एक्चुअली 4 पैरामीटर्स कर लिए। उसके बाद जो हमारा लास्ट पैरामीटर आता है वो आता है कपलिंग कांस्टेंट। तो हम इस कपलिंग कांस्टेंट में देखेंगे कि सबसे पहले व्हाट इज कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट होता क्या है, एंड देन व्हाट इट टेल्स अबाउट, कि ये हमें क्या बताता है, कपलिंग कांस्टेंट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर। लेट्स स्टार्ट। कपलिंग कांस्टेंट, ये हमारा लास्ट पैरामीटर था एनएमआर का। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स, कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट टाइप्स बोल सकते हैं, डिफरेंट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ये हमें बताता है कि जो हमारे जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स थे वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मतलब क्या है कि वो उसके एडजेसेंट पे था, वो प्रोटॉन उसकी सिस डायरेक्शन में है, या वो प्रोटॉन उसके ट्रांसपोजिशन पे है। अगर वो बेंजीन है तो वो जो प्रोटॉन आपस में, दो प्रोटॉन है जो एक दूसरे को मल्टीप्लिसिटी की जो स्पिन स्पिन कपलिंग कर रहे हैं आपस में, और उसकी वजह से उनकी मल्टीप्लिसिटी आ रही है, तो वो जो है प्रोटॉन आपस में ऑर्थो पोजीशन पे है, मेटा पे है या पैरा पे। तो ये हमें बताता है उनके बीच में कनेक्टिविटी कैसी है बिटवीन नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो ये हमारी नॉन इक्विवेलेंट तो एक दूसरे को स्प्लिट करते हैं या अलग अलग सिग्नल देते हैं। या फिर हम इसके अंदर दूसरी वे से बोले तो हम बोल सकते हैं इट इज मेजर ऑफ effectiveness it is measure of effectiveness of spin coupling। क्या कह रहा है, इट इज मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस का मतलब किसके अंदर, स्पिन कपलिंग, यानी कि जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन जो एडजेसेंट थे एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कपल कर रहे थे, स्पिन कपलिंग हो रही थी, कि वो कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा स्पिन कपलिंग होगी उतना ज्यादा उसकी क्या होगी, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। यानी कि दोनों की इंटरेक्शन जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू। जनरली इसका जो सिंबल होता है हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय J and it is measured in hertz। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चे, ये हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। केमिकल शिफ्ट को हम मेजर करते थे पीपीएम में, लेकिन इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज पे। इसको दूसरी फॉर्म में बोले, अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल्स का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात कर लेते हैं। अगर दो टाइप के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जो इंटरेक्ट की वजह से अब जो दोनों के बीच में जो कपलिंग होगी वो इक्वल नेचर की होगी। यानी कि अगर एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा है तो दूसरा उसको उतने ही मैग्नीट्यूड से क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं द टू म्यूचुअली कपल्ड प्रोटॉन्स have the same value of splitting on one another signal। देखो क्या बोल दिया, अगर दो म्यूचुअली कपल्ड प्रोटॉन्स है तो उनकी जो स्प्लिटिंग के ऊपर जो वैल्यू आएगी दोनों की, वो क्या आएगी, सेम आएगी। अब इसको समझते, हमने अभी तक लिखा क्या है। देखो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया CH3CH2Cl, ये Cl CH2 पे लगा। देखो तो हमारे पास इन तीन का एनवायरमेंट अलग, इन दो का अलग, इन दोनों का अलग अलग सिग्नल आएगा। इन दो प्रोटॉन की वजह से एक, इन तीन की वजह से एक। अब क्या हुआ, तो मैं लिख सकता हूं कि 3 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आना था, 2 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आना था। अब हुआ क्या, अब इन 3 हाइड्रोजन का जो एक सिग्नल आएगा वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके साइड में हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, तो ये इसको क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। कितने में करेगा, n+1, तो इसकी वजह से 2 है तो एक एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये कितने में आएगा, ट्रिपलेट में। देखो ये टूट गया, ट्रिपलेट के अंदर आ गया हमारे पास। अब क्या हुआ, इन 3 की वजह से ये 2 स्प्लिट होंगे, कितने में, क्वाड्रेट में, तो ये क्वाड्रेट में चला गया बच्चे। अगर हम डेल्टा वैल्यू देखते कि भाई अप्रोक्स कितने आता, तो इसकी
CH3 क्या आती है 0.9 डेल्टा वैल्यू के आसपास हमारे पास 1 ppm के आसपास। इस CH2 की जो खुद की वैल्यू थी वो 1.3 थी। जब Cl लगा देते तो हम लोग कितना ऐड कर देते हैं 1.5 ऐड कर देते हैं, तो ये कितना आ गया 2.8। हमने निकाला तो 2.9 के आसपास इसकी एक्चुअल आती थी, तो ये नियरली सेम ही आ गया। ये इसकी डेल्टा वैल्यू आ गई। तो अगर हमने इसको डायग्राम बनाते हैं, इसका अगर हम स्पेक्ट्रा बनाते तो देखो ये TMS का सिग्नल आना था 12 प्रोटॉन्स का। अब क्या हो गया, 0.9 के ऊपर सिग्नल आना था, एक हमारे पास 3 प्रोटॉन की वजह से, ये हमारे पास ऐसा एक 3 प्रोटॉन की वजह से आ गया। फिर हमारे पास 2.8 ppm के ऊपर कितना 2 की वजह से आना था, एक सिग्नल आना था। लेकिन अब ये जो सिग्नल होगा, अब ये सिग्नल स्प्लिट हो जाएगा ड्यू टू स्पिन कपलिंग ऑफ नॉन इक्विवेलेंट नेबरिंग प्रोटॉन्स। तो ये जो हमें दिखाई देगा बच्चे, हमने अब कल लास्ट अपने लेक्चर्स में क्या था, ये कैसा दिखाई देगा कि ये ऐसा दिखाई देगा। देखो ऐसा, ये हमारे पास किसका था TMS का सिग्नल था। अब इसके बाद क्या हुआ, जो 0.9 पे था ये बीच में 0.9 है, यहां पर अगर ये पॉइंट है तो ये कितने में टूटेगा ट्रिपलेट में। इसका मतलब क्या हो, जब ट्रिपलेट में टूटेगा तो ये जो पॉइंट ऐसा यहां से स्टार्ट हुआ 1 ऐसा और ये ऐसा, तो ये जो पॉइंट है ये इसके सेंटर में लाई करेगा ऐसे। तो ये रेशियो कितना है इसका 1:3:1 अगर इसका 1 एरिया तो ये 3:1, तो इस तरीके से 1 इसका जो रेशियो आएगा 1:3:1 आएगा इन पीक्स का। तो ये हमारे पास इसका हो गया। अगर 2 हाइड्रोजन का कितना क्वार्टेट, तो जो सेंटर पॉइंट है 2.8 पे बच्चे हमारे पास। अब जो यहां पर इस तरीके से इसको हमने अलग-अलग कर दिया, ऐसा बना दिया अलग-अलग, तो अब क्या 2.8 पे क्वार्टेट आएगा। तो इसका जो सेंटर देखो, ये पीक के इस सेंटर के बीच में होता है, इस तरीके से बीच में, इस पीक के बीच में, ऐसा 0.9 नहीं है, बीच वाला पॉइंट है 2.8। तो इसका बीच वाला पॉइंट तो ऐसा आना था, ये ऐसे, मैं इसको बीच वाले पॉइंट को ऐसे एक्स कर देता हूं। तो अब इसके क्या क्वार्टेट का मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो रेशियो आना था हमारे पास वो क्या आना था, ये रेशियो आना था 1:3:1 नहीं, ये 1:1 आना था हमारे पास 1:1। अब ये जब क्वार्टेट आता है तो हमारे पास आता है 1:3:1। तो अब क्या हुआ, अब देखो यहां से इसका स्टार्ट होना था इस साइड में से, और इसकी इस साइड में से ये स्टार्ट हुआ था। तो यहां से क्या होगा, ये 1, अब ये ऊपर आ गया, ये साइड में ऊपर चला गया, और ये इस तरीके से यहां पर। तो अब जो यहां पर इसका जो सेंटर निकल रहा है बच्चे, इसको हम अगर बनाए ऐसा, तो इसका जो पॉइंट है ये बीच वाला 2.8, एक्चुअली इन चारों पीक में से कोई भी नहीं है, वो इन पीक्स के बीच में से गया हुआ है, बीच वाले पीक्स के बीच में से ऐसा ये गया हुआ है इस तरीके से। यहां पर 3 पीक थी तो बीच में आएगा, उसके बीच वाली मिडिल जो पीक की, जो पीक बिल्कुल यहां पे पीक है, वो उसको रिप्रेजेंट करी 0.9 को। अब ये 4 हो गया, तो जो सेंटर था वो किसी भी पीक के ऊपर नहीं आया, वो बीच में से निकल गया हमारे पास। तो ये केमिकल। अब क्या बोला कि भाई हमारा जो ये स्प्लिटिंग हुई है सिग्नल की, एक सिग्नल की, ये मल्टीप्लिसिटी की वजह से, वो मल्टीप्लिसिटी आई थी हमारे पास स्पिन कपलिंग। अब क्या बता रहा है कि जो इन पीक्स का डिफरेंस है, यहां से इस पीक से लेकर इस पीक के बीच का ये डिस्टेंस, इस पीक से इस पीक का ये डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं J। दिस इज कपलिंग कांस्टेंट, दिस इज कपलिंग कांस्टेंट। अगर ये J है तो ये वाला पीक का भी, ये भी क्या होगी J ही है, यहां पर ये भी क्या है J ही है, ये अलग नहीं है, ये J ही है। अब देखो, जब इस प्रोटॉन्स की वजह से ये स्प्लिट हुआ और इन प्रोटॉन्स की वजह से इसके सिग्नल की स्प्लिटिंग हुई, तो अब जैसे इस पीक और इस पीक का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस अगर यहां पर अगर इसका जो डिफरेंस आया है, वही डिफरेंस यहां पर आएगा, वही डिफरेंस यहां पर, और इन दोनों पीक्स का भी जो डिफरेंस होगा वो सेम ही रहेगा। इस पीक और इस पीक का भी डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। यानी कि जो कपलिंग कांस्टेंट बता रहा है कि अगर इसकी जो दो पीक्स के जो बीच का डिफरेंस है, उसको हमने कपलिंग कांस्टेंट बोल दिया। अगर ये वैल्यू ज्यादा है डिस्टेंस, तो हमने बोल दिया कि जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है और हमारे बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है दोनों टाइप के प्रोटॉन्स के बीच में, वो कैसी हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। और अगर ये फिर लास्ट पॉइंट हमने बोला था, टू म्यूचुअली कपल्ड प्रोटॉन्स, क्या ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन कपल हमारे पास क्या कर रहे थे, कपल कर रहे थे, इसकी वजह से स्प्लिटिंग हो रही थी। तो इनकी जो स्प्लिटिंग की जो ये होगी, वो वैल्यू क्या होगी, सेम वैल्यू। अगर हमने बोला कि यहां पर J की वैल्यू 8 हर्ट्ज है, कितनी है, 8 हर्ट्ज, ये हमने बोल दिया। तो इस पीक और इस पीक का डिफरेंस 8 हर्ट्ज है, तो ये डिफरेंस दोनों पीक का भी 8 हर्ट्ज है, इन दोनों का डिफरेंस भी 8 हर्ट्ज है, इन दोनों का डिफरेंस भी 8 हर्ट्ज है, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है, 8 हर्ट्ज। तो ये हम बोलते हैं कि जो सिग्नल हमारे अराइज होते हैं ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी, उन पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं, और इसको हम हर्ट्ज में ही लिखना फेवर करते हैं। हम नीचे उसमें पीपीएम में लिखना फेवर नहीं करते। ये हम अभी समझेंगे ऐसा क्यों किया। तो ये हम
न्यूमेरिकल से समझेंगे, क्योंकि ये जब हम पीपीएम में लिखेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी जब हम इंस्ट्रूमेंट चेंज करेंगे, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने हर्ट्ज में लिखा तो ये इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज नहीं होती। सभी इंस्ट्रूमेंट पे अगर ये वैल्यू 8 है तो 8 ही रहेगी सभी पे। तो यहां पर भी ये सभी की सभी जो वैल्यू है बच्चे यहां पर ये सारी की सारी भी 8 हर्ट्ज ही रहेंगी, क्योंकि इक्वली इनके बीच में कपलिंग हो रही थी हमारे पास। तो यहां पर लिख सकते हैं कि है क्या, तो हम लिख सकते हैं इसी को एक पॉइंट में, और अगर इसकी डेफिनेशन दूसरी वे से लिखें तो क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू adjacent peaks which arise as a result of spin coupling और ब्रैकेट में लिख सकते हैं मल्टीप्लिसिटी स्पिन कपलिंग रिप्रेजेंट स्पिन कपलिंग रिप्रेजेंट कपलिंग कांस्टेंट, ये बता रहे हैं बच्चे। अगर हमारे पास बोला था कि डबलेट ही आएगा, डबलेट का मतलब क्या होता था कि जो एक पीक ऐसे आनी थी वो पीक अब ऐसे ना दिखाई देगी, कैसे ऐसे दिखाई देगी, ये इस तरीके से बच्चे डबलेट में। लेकिन जो इस पीक का जो सेंटर होता, जो वैल्यू अगर हमने बोल दिया इधर इसकी x ppm वैल्यू थी, तो यहां पर x ना तो इस पीक को रिप्रेजेंट करेगा, ना वो x वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, यहां पर इस सेंटर वाले पॉइंट को। तो ये जो पॉइंट होगा ये x ppm होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर वो अभी हमने देखा 3 में होगा तो मिडल वाली, अगर 4 में हो गया तो बीच वाली, 5 हो गया तो जो बीच वाली पीक होगी फिर उसके रिस्पेक्ट में आ जाएगी। अगर वो एक ही पीक है, उसकी मल्टीप्लिसिटी 1 ही है, अगर साइड में नेबरिंग प्रोटॉन है ही नहीं वहां पर, तो वहां पर हमारे पास वो बीच वाली वैल्यू रहेगी, उसके अंदर आप कपलिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिख सकते। जब ये स्प्लिटिंग होगा तभी हम j की वैल्यू लिखेंगे, और यहां पर इन दोनों पीक की जो बीच का डिस्टेंस होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, j से रिप्रेजेंट करेगा। तो इस एक ही पीक को हम डबलेट की फॉर्म में दिखाया बच्चे, और इसके जो पीक्स का डिफरेंस उसको बोलते हैं g। अब हम देखते हैं कि भाई हमारा जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन होते हैं उनकी अलग-अलग j वैल्यू होती है, यानी कि उनका इंटरेक्शन अलग-अलग होता है। फिर हम उससे इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन मिली। तो हम सबसे पहले अब लिखेंगे कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन की डिफरेंट क्या होती है, जे वैल्यू। ये जे वैल्यू हमने याद रखनी है। देखिए बच्चों, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है। क्या हुआ, जेमिनल कपलिंग होती है अगर एक ही कार्बन पे दो प्रोटॉन और उन दोनों प्रोटॉन का एनवायरनमेंट यानी कि जो हम बोलते हैं एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाए, यानी कि वो नॉन केमिकल इक्विवेलेंट हो जाए। ऐसा तब हो सकता है जब हमने स्पेशल केस किया था कि एक कार्बन पे 2 प्रोटॉन और उसके साइड वाले कार्बन पे 3 अलग-अलग ग्रुप हो गए, तो इन 2 प्रोटॉन्स का नेचर अलग-अलग हो जाएगा, ये इसको स्प्लिट करेगा, ये इसको स्प्लिट करेगा। ऐसा हमने मल्टीप्लिसिटी वाले में भी किया था। और क्या हुआ करें कि अगर ऐसा हुआ एक कार्बन पे 2 डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स है, डायस्टीरियो प्रोटॉन्स का मतलब जिसका एनवायरनमेंट अलग-अलग हो गया, तो ये इसको स्प्लिट करेगा, ये इसको स्प्लिट करेगा। तो उस टाइम पे जो डिफरेंस आएगा पीक्स के बीच के, 2 पीक्स के, वो क्या आएगा 10 to 12 हर्ट्ज। इनके क्या होता है 10 to 12 हर्ट्ज। ऐसा ही क्या हुआ, लेकिन ये 10 से 12 से इंक्रीज होके कहां जा सकता है 18 तक। अगर इस कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम लगा दो क्लोरीन ब्रोमीन, और इस वाले कार्बन के साइड में एक कार्बन हो जिसके ऊपर 3 डिफरेंट ग्रुप है, तो ये डायस्टीरियोट्रोपिक हो जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो जो नॉर्मल वैल्यू आएगी वो 12 से ये इंक्रीज होके 18 तक जा सकती है, फिक्स होगी वो, क्या तो 13, क्या 14, क्या 16 या मैक्सिमम 18 तक जा सकती है। फिर क्या हुआ, ये भी हमारे पास जेमिनल है, एक ही कार्बन पे 2, लेकिन जब एल्कीन का हमने केस किया था कि एल्कीन के ऊपर जब 2 प्रोटॉन हो गए, तो यहां पर अगर मैंने CH3 लगा दिया और यहां पर H लगा दूं तो इनका एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाएगा। देखो, तो जब ये ऐसे होंगे हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर, तो इनकी वैल्यू 10 से 12 होती है। लेकिन जब एक ही कार्बन पे दोनों है प्रोटॉन है, लेकिन वो एल्कीन के ऊपर, तो J की वैल्यू 1 to 4 है। अगर आपकी मैक्सिमम 4, अगर उसने लिखा है एक ही कार्बन पे 2 प्रोटॉन, J की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब वो नॉर्मल वाले नहीं हो सकते, वो यही होंगे। अगर उसके ऊपर वैल्यू आ गई 12, 13, 14, एक ही कार्बन पे दोनों प्रोटॉन्स का, तो वो एल्कीन वाले नहीं हो सकते, सेम कार्बन पे वो सैचुरेटेड वाले होंगे। उसके बाद हमारे पास है विनर। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है, देखो स्टार लगा देता हूं जो आपने याद रखना चाहिए।
ये इंपॉर्टेंट हमारे पास। फिर क्या विनाइल, विनाइल का मतलब जो एल्कीन वाले थे, अब जो इस कार्बन पे ये कार्बन, इसके साइड वाले कार्बन इस पे प्रोटॉन है, तो ये इसको इनका नेचर अलग अलग हो जाता, अगर ये नॉन इक्विवेलेंट हो जाते केमिकली तो ये इसको स्प्लिट करता है ये इसको, तो जो इंटरेक्शन होती है इनके बीच में, कपलिंग, इसके जो हमने बोला था इसकी जो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन अप या डाउन है वो इस वाले को हमारे पास इफेक्ट करेगी, तो वहां पे कितनी पावर से करेगी, तो कह रहे हैं कि वो 10 से 12 हर्ट्ज के कपलिंग होगी उनके बीच में, तो ये 12 से, अगर सिस प्रोटॉन है तो 10 से 12, लेकिन अगर ये ट्रांस हो जाते तो 15 टू 18, वो एक कोई भी वैल्यू लिखेगा, 16 यूज करेगा बुक्स में, या 17 करेगा, या 12, तो देखो ट्रांस वाले की जो कपलिंग होगी ज्यादा होगी, यानी कि इनकी जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा है, इनकी इंटरेक्शन क्या है, कम, और इसकी सबसे कम इंटरेक्शन है। जब हम J की वैल्यू लिखेगा तो हमें पता चलेगा, लाइक एक एल्कीन का कंपाउंड है, उसने J की वैल्यू लिखी एक बार 4, एक बार लिख दी 11 और एक बार लिख दी उसने 18, तो हम समझ में आ गया जब 18 है तो वो ट्रांस प्रोटॉन है, जब J की वैल्यू 10 या 12 है तो उस टाइम पे cis है, और जब J की वैल्यू 2 या 3 या 4 है उस टाइम पे वो प्रोटॉन एक ही कार्बन पे वाले दोनों प्रोटॉन्स हैं। तो ये हमें इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें याद रखना है बच्चे, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर क्या हो गया, नॉर्मल प्रोटॉन्स। नॉर्मल प्रोटॉन्स का मतलब क्या था, जैसे हमने एक चेन लिखी थी CH3 CH2 Cl CH3 CH2 Cl, तो ये इसको स्प्लिट करेंगे, ये इसको स्प्लिट करेंगे, उस टाइम पे ये जो प्रोटॉन्स थे ये और इन प्रोटॉन्स के बीच में कपलिंग हो रही, उस टाइम पे वैल्यू क्या आती है 6 to 8 हर्ट्ज, यानी कि नॉर्मल केस था हमारे पास ये वाला। उसके बाद ये है हमारे पास बेंजीन वाले, तो देखो बेंजीन वाला अभी फिलहाल तो हमारे इतना सिलेबस में नहीं है, केवल आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि अगर मान लें इनका एनवायरनमेंट और इसका एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, वो अलग अलग हो सकता है। जब मैं यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दूं Cl, तो देखो इसके साइड में Cl था, एक हाइड्रोजन, इसके साइड में हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया, तो क्या हुआ, इन दोनों H का अलग अलग नेचर हो गया, तो ये इसको स्प्लिट करेगा, ये इसको, क्योंकि ये इसके साइड वाले कार्बन पे है, ये वाला जो है इसके साइड वाले कार्बन पे प्रोटॉन है, तो इनके बीच में जो J की वैल्यू आएगी कितने की 7 to 10 हर्ट्ज। यहाँ पे जो स्प्लिटिंग डबलेट दिखाएंगे तो डबलेट के पीक का जो डिस्टेंस है वो कितना दिखाएंगे 7 से 10। लेकिन ये हो गया अगर ये मेटा पोजीशन पे हो दोनों, मान लिया कि यहाँ पे हमने ब्रोमीन लगा दिया और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन, तो क्या हुआ, इसके साइड में क्लोरीन, इसके साइड में ब्रोमीन, इन दोनों का नेचर डिफरेंट, अभी इसको नहीं देख रहे, यहाँ पे चाहिए आप दूसरा लगा दो, तो अभी तक हम बोलते थे उसके साइड वाले कार्बन पे इफेक्ट करता था। देखो इसके साइड वाला कार्बन ही है, इस पे मैंने लगा दिया, मान लिया यहाँ पे मैंने लगा दिया फ्लोरीन, तो अब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन इसको स्प्लिट कर रहा है, ये कितने कार्बन छोड़ के चला गया, देखो इससे ये पहला कार्बन था, यहां पर होना था, लेकिन ये पहले पे नहीं है, उसके दूसरे पे, तो भी ये स्प्लिटिंग कर लेता है। बेंजीन में हमारे पास ऐसी स्प्लिटिंग आती है, बेंजीन ही ऐसा केस है जब उसके साइड वाले कार्बन को छोड़कर अगले वाले कार्बन पे फिर भी वो एक दूसरे को कपल करे, इंटरेक्ट करे, और इंटरेक्ट करेगा तो उस टाइम पे जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2 से 3। देखो बेंजीन वाला केस था, उसने एक बार बेंजीन का केस था, उसमें J की वैल्यू लिख दी 8, इसका मतलब दोनों प्रोटॉन पास पास में है, ऑर्थो पोजीशन पे एक दूसरे के साथ। फिर उसने J की वैल्यू लिखी 3, इसका मतलब जो प्रोटॉन है वो ऑर्थो पे नहीं है, मेटा पोजीशन है, एक ऊपर होगा तो एक उसकी मेटा पोजीशन पे होगा। ऐसे ही इसका एक और हो जाता है जो हमारे पास रेयरली दिखाई देता है, क्या, अगर हमारे पास बेंजीन है ऐसा और ये पोजीशन आपस में इनकी कैसी है, देखो ये इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा, अगर ये पैरा पोजीशन पे चले जाते हैं तो J पैरा बोलते हैं, वो आती 0 से 1 हर्ट्ज, यानी कि 0 हर्ट्ज या नॉर्मली कितनी 1 हर्ट्ज मिनिमम, यानी कि जो स्प्लिटिंग का आएगा डिफरेंस आएगा दो पीक का, वो कितना आएगा 1 हर्ट्ज आएगा। तो अब यहां पर हमारे पास ये दो एग्जांपल और लिख देता हूं, देखो आपको केवल ये वैल्यू याद रखनी कि ऑर्थो की वैल्यू कितनी होती है इसके अंदर, ये याद रखना आपने थोड़ा सा इस बेंजीन वाला कि हमारे पास ये एनवायरनमेंट डिफरेंट, तो J ऑर्थो 10 to 7 हर्ट्ज होती है। मेटा वाला भी थोड़ा सा याद रखना आप लोगों ने, पैरा की जरूरत नहीं है, वो 0 से 1 होगी। तो आप लोगों ने क्या देखा, ये भी याद रख लेना हम लोग। तो ये ओवरऑल हमें 5 याद रखने हैं, क्या कि हमारे पास अगर एल्कीन वाले पे होगा डायस्टेरियोटोपिक 1 से 4 होगी, सिस होगा तो 10 से 12, ट्रांस होगा तो 15 to 18, अगर नॉर्मली है तो 6 to 8, 10 7 से 10 2 से 3। अब आपकी बुक में ये वैल्यू थोड़ी अलग हो सकती है, अगर आप कोई दूसरी बुक देखोगे उसमें कुछ वैल्यू अलग हो सकती है, वो 10 से 12 करके वो 8 से 12 कर दे या 0 से 12 कर दे, तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि आपसे वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछता, वो वैल्यू गिवन होती है आपके पास। एक्चुअली ये समझने के लिए कि हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, क्वेश्चन में कुछ डाटा आ गया तो उसको हम कैसे स्टडी करते, कैसे इंटरप्ट करते, उसका क्या मीनिंग है, तो ये हमें समझने के लिए ये वैल्यू नहीं पूछेगा कि कपलिंग कांस्टेंट की क्या वैल्यू है। आपकी बुक में लिखी है जैसे उसमें 8 to 12 और आपने लिख दी 10 to 12, तो गलत नहीं होगा, तो फिर ये भी आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं क्या। तो यहाँ पर अगर ये हमने एक साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाई थी, अगर दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर ऐसे आ जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के सिस डायरेक्शन में होंगे सेम, क्योंकि इसके साइड वाले कार्बन पे इसकी सेम डायरेक्शन,
तो जब ऐसा होगा तो 8 to 11 हर्ट्ज होती है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं कि इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 0। ये दोनों एंगल तो जनरली तब बनता है जब एक ही ऐसा बने हमारे पास, ये अलग अलग कार्बन पे है फिर भी हम एंगल की बात कर रहे हैं। तो कैसे, अगर हम इसको स्ट्रक्चर से बना के दिखाएं, देखो इसको ऐसे देख लेते हैं, ये ऐसी स्ट्रक्चर हो गई हमारे पास, ये ऐसा हो गया। अब इन दो प्रोटॉन्स का, तो इसको मैंने ब्लैक से कर दिया ऐसा, यहां पे ब्लैक लगा दिया, इसको भी मैंने ब्लैक कर दिया यहां पर। तो इन दोनों के बीच में डाइहेड्रल एंगल पूछ रहा है। एंगल का मतलब क्या है, अगर आप ऐसे देखोगे तो अब आपको क्या इसके पैरेलल दिख रहा है। मान ले कि ये दोनों ऐसे थे, अगर आप इसको इन दोनों के बीच में एंगल देखना चाहते हो, आपने इसको ऐसे किया तो ये तो आप पीछे वाला तो आपको दिखाई नहीं देगा। अब क्या दिख रहा है आपको, यही दिखाई देगा, पीछे वाला नहीं। इसका मतलब इन दोनों का एंगल कितना हो गया, 0। ये एक ही लाइन के अंदर है। अब क्या हुआ, लेकिन अगर ये ट्रांस हो जाते यहां पर और यहां पर, तो जो डाइहेड्रल एंगल होता है दिखने में ऐसा दिख रहा है ये 180 होंगे, यहां पर गए एक नीचे अपोजिट चला गया 180 डिग्री एंगल, लेकिन 180 नहीं, यहां पे डाइहेड्रल एंगल कितना है 120। देखो इसी को करके देख लेते हैं बच्चे। मान लिया कि अब ऐसा था हमारे पास ये, या आपने ऐसा किया था, उससे कोई मैटर नहीं करेगा। अब ये प्रोटॉन ऊपर है, इसको मैं नीचे वाले को निकाल देता हूं एक बार, या मैं इसको यहां से निकाल के इसको नीचे ले आता हूं ब्लैक कलर वाले को। अगर इस ब्लैक कलर वाले को हमने नीचे लगा दिया इधर, अब पूछ रहे एंगल कितना है, तो देखो क्या हो बच्चे, इसको भी निकाल देते हैं क्योंकि हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। अब यहां पर ऐसा, ये थे हमारे पास, देखो ये ऊपर चला गया और ये यहां पे नीचे आ गया। तो अब एंगल की अगर हम बात करें यहां पर, तो क्या हुआ, आप इसको ऐसे देखोगे तो क्या दिखाई देगा आपको, ये एक स्ट्रेट लाइन ऊपर से दिखाई दी, दूसरा कहां चला गया, यहां पर ऐसा चला गया, ये वाला देखो आपको ये एटम दिखाई देगा, पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। तो क्योंकि ब्लैक वाला ही था हमारे पास, तो ऐसा किया, तो क्योंकि जब यहां पर ये ऐसा होगा तो ये 90 डिग्री एंगल होगा, तो ये यहां पे 30 डिग्री और तो ओवरऑल कितना 120। एक्चुअली ये 180 नहीं, 180 होता तब ये ऐसा होता, बिल्कुल इसके नीचे होता परपेंडिकुलर, यहां पे ऐसा टूट गया मॉडल। ये अभी टिल्टेड हमारे पास, ये ऐसा टिल्ट है, देखो ऐसा गया और फिर ऐसा चला गया। तो ये जो एंगल बना यहां के बीच में ये 120 डिग्री है। कह रहे 120 होता तो 4 to 5 हर्ट्ज होता है। अगर ये 180 हो जाए तो वहां पर हमारे पास 180 डिग्री के अंदर ये 180 डिग्री एंगल था यहां पर, इसके और यहां पर 180 डिग्री एंगल है, यहां पे गया और ये यहां पर, तो 180 होता नियरली 18 हर्ट्ज। अगर यही एंगल 180 हो जाता, डाइहेड्रल एंगल कितना हो जाता, डाइहेड्रल एंगल हो जाता 180, तो जो जे की वैल्यू आती है वो नियरली 17 to 18 हर्ट्ज चली जाती है हमारे पास। ये एंगल पे डिपेंड करता है हमारे पास, 0 पे भी ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा 180 पे होता है। तो ये याद रखने की नहीं है, क्योंकि इसको मैं एग्जांपल में यूज करूंगा इसलिए मैंने इसको लिखा है। तो अभी आपको इसको याद नहीं रखना है, केवल ये वैल्यू समझनी कि अगर एंगल हमारे पास कम था इस केस में तो ये 8 to 11 आता है, और जब ये यहां पर इंक्रीज हो गया तो यहां पर इतना होता है, और ये 180 के ऊपर इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर अब हमें क्या पता चला, अब हमने वैल्यू तो याद कर ली भाई हमारे पास कि भाई एक की वैल्यू इतनी होती है, सिस की इतनी होगी, ट्रांस की उतनी, तो हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली। अब हम इसको एग्जांपल्स करते हैं और न्यूमेरिकल्स की हेल्प से समझते हैं। पहले हम 2-3 एग्जांपल लिखते हैं इसके लिए। देखो हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल अगर हमने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड CH और यहां पे Cl, तो ये दोनों प्रोटॉन एक ही कार्बन पे, अगर हम बात करते हैं सिग्नल की, इसको मैंने CH3 को बोल दिया A, क्योंकि एक कार्बन पे 3 प्रोटॉन ये अलग सिग्नल देंगे। इस साइड वाले इसके ऊपर कार्बन पे हाइड्रोजन, इसके ऊपर हाइड्रोजन, लेकिन इसकी साइड में CH3, इसकी साइड में Cl, इनका एनवायरनमेंट डिफरेंट, तो ये कैसा हो गया B, ये कैसा हो गया C। एक तो ये, या इसी को मैं ऐसा बना देता CH3 C डबल बॉन्ड C, यहां पर H और इसको Cl, या इसी को मैं ऐसा बना देते C डबल बॉन्ड C H, यहां पे Cl, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर CH3। क्यों, इसमें H और H आपस में पास, ये सिस डायरेक्शन में, यहां पर H और H ट्रांस है, यहां पर एक ही कार्बन पे। देखो होता क्या, इसमें भी टोटल ABC सिग्नल मिलता है, यहां पर भी A मिलता है, इसकी वजह से B बोल दिया, इसकी वजह से C, क्योंकि नेचर अलग अलग हो गया। इसमें इसका भी सिग्नल A मिलता, इसका हमने B बोल दिया, इसका क्या बोल दिया C। होगा क्या बच्चे, देखो अब 3 प्रोटॉन्स की वजह से एक सिग्नल आना था। वो सिग्नल कैसा आना था, इसके साइड वाले कार्बन पे कोई प्रोटॉन है ही नहीं, तो ये टूटेगा ही नहीं, तो ये कैसा आएगा, सिंगल एट। अगर हम जे वैल्यू नहीं देख रहा अभी फिलहाल कौन सी जे वैल्यू है,
क्योंकि अब क्या हुआ, इस प्रोटॉन की वजह से क्या आएगा, इसके कार्बन पे है, इस कार्बन पे है, तो ये क्या टूटेगा, इस वाले की वजह से ये इसको स्प्लिट करेगा, अगर ये इसको स्प्लिट करेगा तो क्या होगा, डबलेट आएगा। तो ये जो प्रोटॉन बी है इसको HB लिख देता हूं, ये जो बी वाला प्रोटॉन है HB, ये क्या आएगा, इसकी वजह से कैसा दिखाई देगा, डबलेट। अच्छी बात है बच्चे। अब ये सी वाला था, क्योंकि इसके साइड में Cl है, इसके साइड वाले क्लोर, इसके साइड वाले कार्बन पे तो हाइड्रोजन था ही नहीं, तो और तो कोई तोड़ ही नहीं सकता था, यही सी वाला ब्रेक कर सकता था। अब HC का देखूंगा, HC का क्या आएगा, इसके इसी कार्बन पे एक ऐसा प्रोटॉन जिसका नेचर अलग है, तो इसको स्प्लिट करेगा, तो इसने स्प्लिट किया, तो ये HC क्या है, डबलेट आया बच्चे, बहुत अच्छी बात है। जे वैल्यू के अंदर देखता तो जे वैल्यू नियरली सेम ही आनी थी, 5.76 5.75, तो हम जे वैल्यू सॉरी जो डेल्टा वैल्यू थी केमिकल शिफ्ट, वो नियरली हमने क्या बोला था, अगर एल्कीन के ऊपर कोई दूसरा ग्रुप नहीं तो 5.6 के आसपास लेके चलते हैं उसको, अगर 5.6 लेंगे तो अब थोड़ा सा ग्रुप लगा दिया, थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो लेकिन सभी में जे की वैल्यू तो नियरली सेम ही आएगी, क्योंकि इस पे भी प्रोटॉन है, यहां पर भी है और यहां पर, और सभी पे क्लोरीन है। तो अब हम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अब हमारी पास इंपॉर्टेंट है किसकी, कपलिंग कांस्टेंट। जब इसने डबलेट दिया बच्चे, इस वाले ने डबलेट दिया, ये पास में डबलेट आएगा कैसे, मान लिया कि ये 5.7 5.6 के आसपास आता, तो एक ये डबलेट आ गया, ऐसा हमारे पास एक इसी के पास डबलेट आ गया। अब हमें नहीं पता कि कौन सा किस प्रोटॉन की वजह से है, लेकिन हमें ये पता चलेगा कि ये जो प्रोटॉन है ये आपस में कहां होंगे, कैसे, जे की वैल्यू से। पहले इसको देख लेते हैं। अब क्या हुआ, ये एक 3 हाइड्रोजन की वजह से क्या आता, एक सिंगलेट आता, क्योंकि साइड वाले पे कोई प्रोटॉन है ही नहीं। अब इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन नहीं, लेकिन इसके साइड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन बेशक से ट्रांस हो है, तो साइड वाले कार्बन पे, तो ये सी वाला इसको स्प्लिट करेगा, तो ये कैसा आएगा, डबलेट। तो HB फिर क्या आएगा, डबलेट आएगा बच्चे, इसमें भी डबलेट आ गया। अब HC भी क्या, और ये इसको ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि इसके, अब देखो सी का क्या आएगा, सी का ध्यान से देखना, सी वाला जो कार्बन है बच्चे, यहां पर हमारे पास इस कार्बन पे, इसके साइड वाला कार्बन ये भी है और इसके साइड वाला कार्बन ये भी है। अब इस CH3 का सिंगलेट नहीं आएगा इसमें, देखो हमने सिंगलेट लिखा लेकिन ये गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है, क्योंकि CH3 का ये साइड वाला कार्बन था, इस पे हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन अब इस CH3 के साइड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन है तो इसको सिंगलेट में नहीं तोड़ेगा, किसमें तोड़ेगा, डबलेट में। अब ये जो HC है, इसका ये कार्बन पे था, इसका ये भी कार्बन है साइड वाला और ये भी है, और अब इन दोनों का नेचर अलग अलग है, इस साइड वाले प्रोटॉन का अलग नेचर, इसका तो 3 की वजह से किसमें टूटेगा, 4 में, और इसकी वजह से किसमें टूटेगा, 2 में, डबलेट में। तो अब क्या हो गया, तो HC किसमें टूटेगा, 3 की वजह से 4 में, 4 इंटू क्वाड्रेट में इंटू डबलेट में, तो 4 इंटू 2 क्या हो गया, 8 का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लेट। कितना आ गया, मल्टी प्लेट में, यानी कि 8 पीक्स में टूटेगा। अब इसमें देखते हैं, तो ये CH3 के साइड वाले कार्बन पे एक प्रोटॉन है, तो ये इसको तोड़ेगा तो क्या आएगा, 3 हाइड्रोजन का, फिर एक क्या आ गया, डबलेट आ गया बच्चे, अच्छी बात है। अब क्या हो गया, दूसरा हमारे पास इस कार्बन HB के साइड वाला कार्बन, ये इस कार्बन पे, इसके साइड वाला कार्बन ये, इसी पे एक ही H है, तो ये H तोड़ेगा इसको, ये H किस में तोड़ेगा, इसको डबलेट में। फिर दोबारा HC की अगर बात करते हैं, HC तो इसके साइड वाले कार्बन पे ये भी तोड़ेगा और ये भी तोड़ेगा, तो फिर दोबारा से 4 इंटू 2 क्या हो गया, 8 का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लेट। अब हमें कैसे पता चलेगा, देखो इसका भी स्पेक्ट्रा वैसा आ रहा है, इसका भी वैसा, लेकिन एक में दोनों हाइड्रोजन सिस है और एक में दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं, ट्रांस। तो और यहां पर दोनों हाइड्रोजन, इसमें तो पी की अलग आ गई, लेकिन इसमें भी दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे। तो देखो क्या हुआ, जब ये एक ही कार्बन पे होते हैं तो ये इसको इंटरेक्ट कर रहा था, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा था, स्पिन स्पिन कपलिंग, और एक दूसरे को ब्रेक कर रहे थे, और स्पिन स्पिन कपलिंग की वजह से ये मल्टीप्लिसिटी आई थी। लेकिन कह रहे कि अब जो यहां पे डबलेट आया है, इस डबलेट के बीच का जो डिस्टेंस होगा बच्चे, ये वाला, ये हमने अभी लिखा था कि जब एक ही कार्बन के ऊपर ऐसा होता है तो हम जो वैल्यू लिखते थे यहां पर, वो 1 से 4 हर्ट्ज लिखते थे, यानी कि अब यहां पे लिख सकता हूं दिस इज 3 हर्ट्ज। अगर इसका भी डबलेट की पीक कहीं पर आई तो 1 से 4 की जगह हमने 3 हर्ट्ज लिख दिया, नियरली 3 हर्ट्ज या 4 हर्ट्ज। लेकिन अब यहां पर देखो, जब ये 3 हाइड्रोजन का डबलेट आया तो यहां पर इसके आगे जे की वैल्यू लिखेगा 3 हर्ट्ज, यहां पे जे की वैल्यू लिखेगा 3 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हमारे पास जो आया है कपलिंग, ये टूटा है, ये इस कपलिंग की वजह से टूटा, और कपलिंग कैसे, वीक है। जे की वैल्यू कितनी, 3, और 3 कब हो सकती है, जब हमारे एक ही कार्बन पे दोनों, और एल्कीन वाला केस है, तो इसका मतलब हमें इस वैल्यू को देख के पता चला कि वो दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे है, और इसकी किसी के साथ कपलिंग ही नहीं, तो जे की वैल्यू कुछ भी नहीं लिखी होगी बच्चे। अब देखो डबलेट, डबलेट और मल्टीप्लेट,
डबलेट का मतलब ये कोई ना कोई दूसरा न्यूक्लियस इसके साथ प्रोटॉन कपल कर रहा है और उसकी वजह से टूट रहा है। तो कपल कहां पर कर रहा है? तो ये देखा, इस प्रोटॉन, इस कार्बन CH3 वाले, इस कार्बन के साथ बीच में सिंगल बॉन्ड है। अरे ये तो CH3 CH टाइप हो गया, तो ये तो इसको हमने कोई इग्नोर करेंगे। तो ये एक हाइड्रोजन था इधर, यहां पे हाइड्रोजन तो नॉर्मल था। नॉर्मल के लिए हम क्या लिखते थे? 6 to 8 हर्ट्ज। तो यहां पे उसने J की वैल्यू लिखेगा J इक्वल्स टू 6 या 7 हर्ट्ज। इसका मतलब है कि 7 हर्ट्ज या तो हमारे बेंजीन के केस में आते थे, जब ऑर्थो बेंजीन तो है ही नहीं, हमारा एल्कीन टाइप में ही कंपाउंड है। जब नॉर्मल लिखा तो जो नॉर्मल हमने लिखा था वो 6 to 8 लिखा था। इसका मतलब यहां पर इन दोनों के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है या एक ही कार्बन पे नहीं, अलग अलग कार्बन पे और नॉर्मल डिस्टेंस पे, तो 7 हर्ट्ज। तो इससे पता चला कि इसके साथ जो 3 हाइड्रोजन जो डबलेट में आ रहे हैं, डबलेट का मतलब उसके साइड वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन और ये नॉर्मल है एक तरीके से आपस में, कोई सिस और ट्रांस नहीं है। HB डबलेट आ रहा है, HB क्या आ रहा है? डबलेट आ रहा है। ठीक, अच्छी बात है, डबलेट आ रहा है। इसके आगे J की वैल्यू लिखेगा वो 17 हर्ट्ज। बच्चे ये लिखी हुई होगी, तो इससे इस वैल्यू से आपको पता चलेगा क्या? देखो एल्कीन था, उसके ऊपर J की वैल्यू लिख दी 17। इसका मतलब एक ऐसा, ये एक ही वैल्यू लिखी, इसका मतलब ये एक दूसरे प्रोटॉन के साथ इंटैक्ट हो रहा है। और कैसा रहा है? डबलेट। डबलेट का मतलब है कि जो इसको तोड़ रहा है वो एक ही प्रोटॉन है, क्योंकि N+1 रूल लगाते हैं, यानी कि इस प्रोटॉन को, इस B वाले को एक प्रोटॉन तोड़ रहा है और वो प्रोटॉन एक ही है। क्यों? क्योंकि P कैसी है? डबलेट। अब एक ही जो प्रोटॉन है वो कैसी पोजीशन पे? अगर उसी कार्बन पे होता तो हमारे पास 4 के आसपास या 3 के आसपास वैल्यू आती। अगर वो उसके सिस डायरेक्शन में होता तो हमारी 10 to 12 के आसपास आती। अगर वो ट्रांस है तो हमारी 16 to 18। तो उसने लिख दिया 17। इसका मतलब है कि इसको जो प्रोटॉन तोड़ रहा है, दूसरे वाला जो एक ही प्रोटॉन तोड़ रहा है, वो इसकी ट्रांस पोजीशन पे। देखो ये क्या है? ट्रांस। तो ये बताता है, ये वैल्यू बताती है कि जो दूसरा प्रोटॉन है वो उसके कैसा है? ट्रांस पोजीशन पे है। अब देखो फिर क्या है? 8 मल्टीप्लेट। जब ये मल्टीप्लेट लिखेगा बच्चे, तो यहां पर वो एक चीज लिखेगा HC के लिए, J की वैल्यू 2 लिखेगा। एक तो 7 हर्ट्ज, एक कोमा लगा के उसने लिख दिया लाइक 18 हर्ट्ज। अब देखो समझने की बात है, ये जब 2 वैल्यू लिखेगा, 2 क्यों लिखेगा? क्योंकि इसको 2 तोड़ रहे हैं, एक नहीं, एक 4, यानी कि 4 into 2 की लिखा था। एक 3 प्रोटॉन तोड़ रहे थे तो N+1 लिखा था, 3 + 1 4। एक प्रोटॉन ये वाला तोड़ रहा था B वाला, तो इसको N+1 लिखा था, 1 + 1 2। तो इसका मतलब क्या है? ये 2 अलग अलग टाइप के प्रोटॉन, इसके साथ ये CH3 वाला भी ब्रेक कर रहा है, इसको ये H वाला भी ब्रेक कर रहा है। तो कपलिंग 2 प्रोटॉन के साथ है, इन वाले के साथ और 3 इसके साथ, लेकिन इसकी जो पावर इंटरेक्शन करने की वो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साइड वाले कार्बन पे नॉर्मल है। नॉर्मल होता तो मैं वो 7 to 8 लिखा, तो यहां पे 7 लिखेगा तो 7, यहां पे 6 लिखेगा तो 6। इसका मतलब कि जो एक तोड़ेगा वो क्या होगा? ये कम वैल्यू, इसका मतलब उसके साइड वाले कार्बन पे। जब 18 लिख दिया, इसका मतलब अब इसको जो एक कार्बन तोड़ रहा है, जो प्रोटॉन तोड़ रहा है, वो उसके ट्रांस पोजीशन पे है, क्योंकि जब ट्रांस होगी तभी J की वैल्यू क्या आएगी? 18 हर्ट्ज आएगी। तो ये वैल्यू देखकर हमें पता, ये गिवन होगी, तो इनको देखकर हमें पता चलेगा कि अगर एक ही वैल्यू तो एक के साथ ही इंटरेक्शन है। अगर वो जैसे हमने रूल लगाया था N+1 into N-+1, ये वही तो रूल है, ये N+1 into N-+1 कि इसके साइड में 2 अलग अलग टाइप के प्रोटॉन होंगे नॉन इक्विवेलेंट, तो उसको अलग अलग कपलिंग करेंगे और अलग अलग ब्रेक करेंगे। तो अब यहां पर अगर अलग अलग टाइप के होंगे तो इसकी J वैल्यू अलग होगी, इसकी J वैल्यू अलग। तो J वैल्यू को देखने से भी हमें पता चलेगा कि कितने टाइप के प्रोटॉन्स को स्प्लिट कर रहे हैं। अगर यही होता डायग्राम हमारे पास, तो अब ये डबलेट 3 हाइड्रोजन का क्या कर दिया उसने? डबलेट। फिर यहां पे एक हाइड्रोजन का डबलेट, ये तो यहां पर J वैल्यू लिखता, वो J वैल्यू ऐसी लिखता, इस चीज के लिए 7 हर्ट्ज, इस डबलेट के लिए जो लिखता बच्चे, अब वो J = 11 हर्ट्ज लिख देता, और यहां पे J = 7 हर्ट्ज कोमा लगा के 11 हर्ट्ज। तो देखो ये वैल्यू लिखी होगी। तो इस कपलिंग कांस्टेंट की वजह से ही हमें पता चला कि वो प्रोटॉन सिस है या ट्रांस है, या वो एक ही कार्बन के ऊपर है। कैसे? क्योंकि जब 7 है तो इसका मतलब उसके साइड में डबलेट आ रहा है, 3 हाइड्रोजन का डबलेट आ, इसका मतलब उसके साइड में एक ही प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन होगा N+1, डबलेट देगा। लेकिन J = 7 हर्ट्ज, यानी कि नॉर्मल कार्बन, तो नॉर्मली तो है ये, इनके बीच में कोई सिस और ट्रांस रिलेशन थोड़ी ना है। अब क्या हुआ? एक बी प्रोटॉन डबलेट दे रहा है, ये बी प्रोटॉन डबलेट दे रहा है, इसको एक ही तो तोड़ रहा है क्योंकि इसके साइड वाले कार्बन पे यही प्रोटॉन है। ये तो एक और छोड़ के हो गया, वो नहीं तोड़ता, ये तोड़ेगा तो इंटैक्ट करेगा। लेकिन अब ये सिस हो गया, पहले ये प्रोटॉन तोड़ रहा था लेकिन ट्रांस था, अब ये सिस हो गया तो उसकी जो इंटरेक्शन होगी अलग होगी, कितनी? 11। तो हमें पता है जब 10 से 12 होता है तो नियरली क्या होता है? सिस होता है।
Hc मल्टीप्लेट लिख दिया लेकिन दो वैल्यू, इसका मतलब इसको दो टाइप के प्रोटॉन तोड़ रहे हैं, एक 11 हर्ट्ज लिख दिया तो एक उसके सिस डायरेक्शन में, अरे बिल्कुल सिस है, इसको तो ये बी वाला भी तोड़ रहा है और इसको ये ए वाला भी तोड़ रहा है, और 7 हर्ट्ज का मतलब इसको नॉर्मल। तो अब हमें पता चल गया बच्चे उसकी जे वैल्यू देखकर कि उसकी जो हमारे पास जो कपलिंग है, जो हमारे पास उसके जो पोजीशन है वो क्या है, यही हमने किसके अंदर लिखा था हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट के अंदर, और इसको हम हर्ट्ज में लिखते हैं। अब हम एक एग्जांपल और करते हैं, कैसे, अगर हमने लिखा लाइक CH3, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, ये नहीं आएगा आपके पेपर में, या इसको लिख दिया Br C डबल बॉन्ड C H H और H, इसको लिखा A, इसको लिख दिया B, इसको लिखा C, नाम हमने पहले दे दिया कि ABC। अब क्यों इस H के साइड में Br है भाई, इस H के साइड में H है और इसके ऊपर ये अपने आप Br है, तो इन सभी का नेचर अलग अलग। अब उसने आपको डाटा दे दिया, क्या दे दिया कि उसने बोला कि एक जो प्रोटॉन है वो डबलेट ऑफ डबलेट आ रहा है, यानी कि क्या हुआ, एक प्रोटॉन था, एक प्रोटॉन है, डबलेट क्यों आ रहा है, डबलेट ऑफ डबलेट का मतलब है डबलेट ऑफ डबलेट इनटू डबलेट, यानी कि इसको तोड़ने वाले दो हैं, 2 इंटू 2 यानी कि 4 क्वाड्रेट दिखाई देगा हम लोगों को, एक टाइप से वो पीक, 4 पीक दिखाई देंगी। फिर एक दूसरा प्रोटॉन है वो भी 2 इंटू 2 4 पीक दिखाई दे रहा है, फिर एक और प्रोटॉन है वो भी 2 इंटू 2 4 पीक दिखाई दे रहा है। अरे क्या दिक्कत हो गई, देखो इस प्रोटॉन को अगर मैं बात करता हूं, इस प्रोटॉन ए की, तो इसको तोड़ने वाला कौन है भाई, इस बी वाले का भी और सी वाले का, तो बी वाला भी तोड़ेगा क्योंकि सी कार्बन पे, लेकिन इसका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, इसके साइड वाले कार्बन पे, तो ये सी वाला भी तोड़ेगा, अच्छी बात है बच्चे। तो ये इसकी वजह से डबलेट में, इसकी वजह से डबलेट में, अच्छी बात। इस H को अगर मैं इस वाले को देखूं तो इसके साइड वाले कार्बन पे ये भी है और इसके साइड वाले कार्बन पे, इन दोनों का नेचर अलग, तो ये भी तोड़ेगा और ये वाला भी तोड़ेगा। अगर इसको तोड़ता तो ये ऐसे, और ये वाला भी इसको अगर हम तोड़ते तो इसको ऐसे दिखा देते, अरे ये भी 2 इंटू 2 4 आएगा। और जब ये दोनों, ये इसको भी तोड़ रहा है, इसको भी, ये भी इसको तोड़ रहा है और ये वाला भी, तो इसको भी तो ये दोनों ही तोड़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर इसी कार्बन पे एक प्रोटॉन है जिसका नेचर लगा, तो ये भी तोड़ेगा, इसके साइड वाले कार्बन पे ये, तो इसका मतलब सभी का 2 इंटू 2 इंटू 4 4 आएगा। अब उसने आगे जे वैल्यू लिख दी, एक के आगे जे वैल्यू लिखी उसने बच्चे 3 हर्ट्ज कोमा 18 हर्ट्ज, एक उसने लिखा J इक्वल्स टू 3 हर्ट्ज और एक 12 हर्ट्ज, एक उसने यहां पे लिखा J इज इक्वल टू 18 हर्ट्ज और एक 12 हर्ट्ज। देखो है तो सभी में 4 4 4 डबलेट ऑफ डबलेट, डबलेट ऑफ डबलेट, डबलेट ऑफ डबलेट ही बोलते हैं, लेकिन J की वैल्यू सेम नहीं है। इस J की वैल्यू से हमें उनकी रिलेशन का पता चलेगा, यानी कि उनकी पोजीशन का, कि वो एक दूसरे के साथ कैसी पोजीशन पे है, जो हमें कपलिंग कांस्टेंट बताता है बच्चे। अब क्या हुआ देखो, J इक्वल्स टू 3 हमें पता ही एल्कीन था, अब ABC नहीं लिखा, हमें बताने कि इसमें से A कौन सा है, B कौन सा और C कौन सा है। अब हम बता सकते हैं, क्यों, जब 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इस प्रोटॉन को तोड़ने वाला एक प्रोटॉन उसी कार्बन पे, क्योंकि जब उसी कार्बन पे होता है 0 से 4 हर्ट्ज लिखते हैं हम लोग, तो एक तो उसी कार्बन पे, दूसरा प्रोटॉन जो उसके साथ कपल कर रहा है वो 18 हर्ट्ज, यानी कि दूसरा जो प्रोटॉन उसके साथ ट्रांसपोजिशन पे है। क्या हुआ देखो, अगर मैंने इस H को लिया, A को, तो मैंने क्या बोल दिया, इसको एक तो ये B तोड़ेगा, जब B तोड़ेगा तो उसी कार्बन पे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 to 4 हर्ट्ज, तो 3 हर्ट्ज। इसको एक कौन तोड़ेगा बच्चे, एक ये वाला प्रोटॉन तोड़ रहा है, ये इसकी ट्रांस पे, तो ट्रांस पे तो 18, इसका मतलब है ये सेम कार्बन पे एक अपोजिट, तो ऐसा तो एक ही प्रोटॉन है ये वाला, जो उसके कार्बन पे, उसके कार्बन वाले पे, उसके कार्बन पे एक प्रोटॉन वो भी तोड़ रहा है उसके ट्रांस वाले, ये तो बता रहा है सेम कार्बन एंड ट्रांस। इसका मतलब ये जो सिग्नल आएगा, जो वैल्यू आएगी, कहीं पर भी आए, लेकिन जब J की वैल्यू नीचे लिखी होगी तो बता दूंगा कि वो A प्रोटॉन है। इसकी वैल्यू भी देगा, डेल्टा वैल्यू क्या है। ऐसे केस में आपसे डेल्टा वैल्यू नहीं पूछेगा, वो नॉर्मल हमारे पास सैचुरेटेड में पूछ लेगा, केस में वैल्यू पूछेगा या बेंजीन लगा के पूछेगा, ऐसे में नहीं पूछेगा, क्योंकि ऐसे में वैल्यू बताना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि माइन्यूट डिफरेंस होता है हमारे पास। फिर दूसरा क्या है, J इक्वल टू 3 और 12। अब देखो क्या मतलब है कि इस वाले प्रोटॉन को एक ऐसा प्रोटॉन तोड़ रहा है जो उसी कार्बन पे है, और दूसरा ऐसा प्रोटॉन है जो इसकी वैल्यू 12 हर्ट्ज, यानी कपलिंग कांस्टेंट 12 तब आती जब सिस डायरेक्शन में, यानी कि इसके प्रोटॉन, ये ऐसा प्रोटॉन है जिसके सेम कार्बन पे एक प्रोटॉन है तोड़ रहा है, और उसके सिस डायरेक्शन में भी, तो ऐसा एक ही तो प्रोटॉन है ये वाला। देखो इसके सेम कार्बन पे ये तोड़ेगा तो 3, और जब ये H इसको तोड़ेगा
तो भाई इसकी सिस डायरेक्शन होगी तो 12, इसका मतलब ये कौन सा प्रोटॉन है, बी प्रोटॉन है। अब आ गई हमारे पास सी वाले की बात, तो इस सी वाले को देखो ये सिस वाला तोड़ेगा तो जे की वैल्यू नियरली 12 हर्ट्ज, तो 12 आ गई। फिर ये वाला भी तोड़ता है इसको, ये वाला तोड़ेगा तो कैसे, ट्रांस, तो जे की वैल्यू 18, तो अब हमें पता चलेगा ये कौन सा है, सी। तो देखो हम वैसे नहीं बता सकते थे आपस में उनकी पोजीशन, अब जे की वजह से हम बता सकते हैं कि वो प्रोटॉन सिस है, ट्रांस है या एक ही कार्बन पे है। तो ये हमारी एक इंपॉर्टेंस आ जाती है किसकी, एनएमआर की, कि हम सिस और ट्रांस टाइप के कंपाउंड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर दोनों हाइड्रोजन सिस है तो भी हम डिफरेंशिएट कर देंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे जे की वैल्यू सिस वाले में कम आएगी कपलिंग कांस्टेंट की। अगर दोनों हाइड्रोजन ट्रांस है तो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी, बेशक से स्प्लिटिंग पैटर्न सेम ही हो। अरे स्प्लिटिंग पैटर्न तो यहां पे भी सेम ही था ना, जैसे इन दोनों में डबलेट डबलेट मल्टीप्लेट, डबलेट डबलेट मल्टीप्लेट, लेकिन जे की वैल्यू सेम नहीं थी। देखो तो हमें पता चल गया कि इस एनएमआर स्पेक्ट्रा से, इस जे की वैल्यू से हम बता देंगे कंपाउंड सिस है या ट्रांस है। ऐसी बेंजीन में बता देंगे कि दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को तोड़ रहे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पे या पैरा पे, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी कपलिंग कांस्टेंट की क्या है, और जो ये जे की वैल्यू दिखा रहा है ये दो पिक्स के बीच का डिफरेंस दिखा रहा है। अब इसको हम समझते हैं इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। हम इसको पीपीएम में लिखें या हर्ट्ज में लिखें, तो इसको हम न्यूमेरिकल से समझते हैं बच्चे, कि अगर हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ जाए तो हम कैसे सोल्व करेंगे, या इसका क्या मीनिंग है स्पेक्ट्रा के अंदर इस जे वैल्यू का, तो हम न्यूमेरिकल से समझते हैं। अब इसको उम्मीद करता हूं कि ये आ गया होगा आपको, जे वैल्यू क्या बताती है हम लोगों को और कैसे पता चलता है इसकी इंफॉर्मेशन। तो अब हम न्यूमेरिकल से इसको समझते हैं। देखो बच्चे ये हमारे पास हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। क्या किया उसने, क्या बोला है, The doublet NMR signal of a proton are 360 and 375 Hz greater than TMS। उसने बोला कि हमारे पास अगर एक ये स्पेक्ट्रा है तो ये हमारे पास क्या आएगा, TMS का सिग्नल है। कह रहे यहां पर एक प्रोटॉन का डबलेट आ रहा है। पहले हम प्रोटॉन का एक सिग्नल ही बोलते थे, एक ही सिग्नल, लेकिन अब वो स्प्लिट होके कितना दे रहा है, एक डबलेट दे रहा है। डबलेट दे रहा है तो क्या हो गया, मान लिया ये प्रोटॉन यहां पर था, इसका ही डबलेट आया और डबलेट की पीक हम ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे आ गया, तो इसका सेंटर पॉइंट किसी पीक से पास नहीं होगा, ये यहां से पास होगा। और क्या बोला है, इसकी जो स्पीड है 360 एक 375 हर्ट्ज ग्रेटर है, तो ये वाला हो गया, ये क्या हो गया 360 हर्ट्ज को रिप्रेजेंट करेगा इस ये पीक इसको, और ये वाली पीक रिप्रेजेंट करेगी 375 हर्ट्ज को, ये रिप्रेजेंट कर रही। अगर ये स्प्लिट ही नहीं होती तो एक ही वैल्यू होती है। अब डबलेट लिखा है तो ये एक ही प्रोटॉन का सिग्नल है, एक की 360 और एक 375। अब हमारे पास ये जो यहां पर 360 रिप्रेजेंट कर रही है बच्चे, अगर इसको हम क्लियरली लिखें तो ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है जो यहां पर हम यहां पर है, लेकिन ये वाला हमारे पास केमिकल शिफ्ट नहीं होती हम, और ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट के नीचे वाली इधर रिप्रेजेंट करेगा। तो जो एक्चुअली हमारा केमिकल शिफ्ट होता है वो क्या होता है, ये मिडल में रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाली वैल्यू केमिकल शिफ्ट है। तो इसकी तो हमारे पास यहां पर प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो ये मिडल पॉइंट पे क्या प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी। देखो क्या हुआ, ये 360 ये 375, तो बीच वाला डिस्टेंस क्या होगा, इसकी एक्चुअल प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी प्रोटॉन की क्या होती, एक्चुअल प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। अगर वो स्प्लिट ना होता तो हम क्या बोलते, 360 प्लस 375 डिवाइडेड बाय 2, हम ऐड करते तो बीच में आती ना। अगर एक ही सिग्नल होता तो ये सिग्नल हमें ऐसा दिखाई देना था, बीच में से ऐसा, लेकिन अब ये स्प्लिट हो गया तो दो में बन गया, ये इस तरीके से दो में बन गया, तो ये बीच में जो आना था ये हमारे पास उसकी एक्चुअल में होती जब वो एक सिग्नल था। तो ये जो बीच वाले पॉइंट पे हमें प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी चाहिए उसकी, क्योंकि ये उसकी साइड वाले प्रोटॉन की ओरिएंटेशन की वजह से थोड़ी सी कम हो गई, यहां पे थोड़ी सी क्या हो गई, ज्यादा। तो अब हमारे पास क्या आ गया, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 735 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 367.5, 367.5। तो ये जो मिडल पॉइंट है हमारे पास, जो ये मिडल पॉइंट आ गया कितनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट 367.5। कहने का मतलब क्या था, ये 360 था, ये 375, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 15 का। अगर मैं 15 का हाफ कर दूं तो इधर भी आ जाएगा कुछ पॉइंट और कुछ इधर आ जाएगा, तो बीच वाला पॉइंट यानी कि इस 15 का अगर हम हाफ कर देते तो कितना आ जाता है 7.5। अगर इस 7.5 को हम 360 में ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 367.5, या इस 7.5 को हम इस 375 में से क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास फिर 367.5 आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो गया, ये प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर इस प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी को हम किस में चेंज कर सकते हैं, हम इसको केमिकल शिफ्ट में चेंज कर सकते हैं।
किसमें, पीपीएम में। तो हमने क्या देखा था, ये इंस्ट्रूमेंट कितने का था हमारे पास, ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है 150 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट। तो 150 में हमने किया था कि जो इसका 1 पीपीएम होगा वो क्या होगा, 150 हर्ट्ज के इक्वल होगा। अब हमारे पास हमें डेल्टा में चाहिए, यहां पर इसकी ये जो डेल्टा ये पीपीएम के अंदर है, तो ये क्या आएगी वैल्यू, बीच वाली ये निकालनी हम लोगों ने। तो क्या हो गया, 150 हर्ट्ज 1 पीपीएम के इक्वल है, तो 367.5 कितना होगा, तो 367.5 हर्ट्ज हो गया। तो हम क्या करेंगे, 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1/150 पीपीएम, और 367.5 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/150 इंटू 367.5। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा यहां पर हमारे पास नियरली 2.45 पीपीएम, 2.45 पीपीएम। इसका मतलब क्या हो गया, तो जो बीच वाली जो वैल्यू है ये क्या है, 2.45 पीपीएम। तो ये हमारे पास केमिकल शिफ्ट आ गई इस प्रोटॉन की, जो एक डबलेट दे रहा था। ये मिडल वाला पॉइंट ये तब निकलता है जब इसकी दो पीक्स होती है, उसका हम एवरेज ले लेते हैं, हमें बीच वाली प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी मिलेगी, इसको हम पीपीएम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या निकाल दिया हम लोगों ने, यहां में हमने निकाला है पीपीएम में, केमिकल शिफ्ट इन पीपीएम। तो केमिकल शिफ्ट हमारे पास आ गई 2.45 पीपीएम। सेकंड क्या है, कपलिंग कांस्टेंट इन हर्ट्ज। कपलिंग कांस्टेंट क्या था, अरे दो पिक्स के बीच का डिफरेंस ही कपलिंग कांस्टेंट था और हर्ट्ज में। तो कपलिंग कांस्टेंट का क्या आ गया, कपलिंग कांस्टेंट हमारे पास क्या आ गया वैल्यू, हमने निकाला 375 माइनस 360, दिस इज इक्वल्स टू 15 हर्ट्ज। तो 15 हर्ट्ज हमारे पास आ गई कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू। तो बच्चे आपने ध्यान रखना है, अगर हमें केमिकल शिफ्ट निकालनी है उसकी, तो हम उनका एवरेज लेंगे, दो पीक है तो हमारे पास मिडल वाला पॉइंट प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी आएगा, उसको हम कर लेंगे। लेकिन इसी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम कर लेते हैं यहां पर, क्या, अगर वो डबलेट ना होकर ट्रिपलेट होता, देखो ये एक्स्ट्रा यहां पे तो हमारा न्यूमेरिकल खत्म हो गया। अगर वो बोलता कि कोई सिग्नल था प्रोटॉन, वो ट्रिपलेट देता, अगर ट्रिपलेट देगा तो ऐसे 3 पीक देगा हमारे पास। अब 3 पीक देगा तो 3 प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी देगा। मान लिया उसने 360 बोला हर्ट्ज, एक 370 बोल दिया, एक 380 हर्ट्ज। अब बोलेगा कि इसकी अगर हमें क्या निकालनी है, केमिकल शिफ्ट, तो क्या हो गया कि जो केमिकल शिफ्ट होगा इसका मिडल पॉइंट होगा ऑलवेज। तो ये मिडल पॉइंट क्या होगा, यहां पर ऊपर चला जाएगा सेंटर से। इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीच वाला पॉइंट। अगर मैं बात करूं केमिकल शिफ्ट, तो 370 हर्ट्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। तो अब यहां पे हमारा इंस्ट्रूमेंट की अगर पावर उसने बोल दी 100 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, 100 मेगाहर्ट्ज का अगर इंस्ट्रूमेंट होगा, तो इसकी जो केमिकल शिफ्ट आएगी, तो हमें पता है कि 1 पीपीएम क्या होगा, 1 पीपीएम इक्वल्स टू 100 हर्ट्ज। तो ये 370 हर्ट्ज किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 3.7 पीपीएम आ जाएगा। बच्चे मल्टीप्लाई तो करना हम लोगों ने, लेकिन अगर वो बोलेगा कि हमारा कि डिफरेंस कितना है हर्ट्ज के अंदर, जो हमारा जो हमारा कपलिंग कांस्टेंट उसकी वैल्यू क्या है, तो 370 में से 360 को माइनस कर दोगे तो भी 10 आएगा, 380 में से 370 माइनस कर दोगे तो भी क्या आएगा, 10 आएगा। तो हमारे पास जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, जे की वैल्यू, वो दोनों में इसमें से माइनस कर दो या इसमें से माइनस कर दो, वो आएगा 10 हर्ट्ज की वैल्यू आएगी। तो हमें अब एवरेज लेने की जरूरत नहीं थी मिडल के लिए, या आप लेते 380 प्लस 370 प्लस 360 डिवाइडेड बाय 3 करते, तो भी तो हमारे पास यही आना था, वहां पर 370 आनी थी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी मिडल पॉइंट। क्योंकि जब ये 2 हो गए तो हमें मिडल पॉइंट निकालना पड़ेगा दोनों के एवरेज करके। लेकिन अगर 3 है तो हम एवरेज भी लेंगे तो मिडल ही आएगा, या विदाउट एवरेज के मिडल वाली पीक की जो लेंगे वो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, और उसको हम केमिकल शिफ्ट में चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग पावर, जो किसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल और करते हैं। देखो ये हम सेकंड एग्जांपल कर रहे हैं, हमारा न्यूमेरिकल कर रहे हैं। क्या बोला इसने, NMR सिग्नल ऑफ ए डबलेट, यानी कि हमारा एक ही सिग्नल था, वो कैसा आ रहा है, डबलेट, और वो कितने पे हो रहा है, 650 हर्ट्ज एंड 670 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS। देखो कि ये हमारा 100 कितने मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे पास 200 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट था। इस पे हमारा एक सिग्नल आया, वो एक सिग्नल मान लेते कहीं पर आया, वो कितने पे आया, डबलेट आया। डबलेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो बीच वाला पॉइंट है ये यहां से पास होगा। एक कितनी वैल्यू उसकी 650 हर्ट्ज, और दूसरी वैल्यू कितनी है यहां से 670 हर्ट्ज। तो ये पीक 650 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में, ये प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करे 670। अब क्या बोला उसने,
What will be the coupling constant for the same signal on 500 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट? कह रहे अगर हम इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दे 500 मेगाहर्ट्ज का कर दे तो उसकी कपलिंग कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी? देखो हमने पहले भी बताया था कि कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है इंस्ट्रूमेंट चेंज करने से। तो यहां पर हम निकालते कपलिंग कांस्टेंट, तो कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है यहां पर? कपलिंग कांस्टेंट हम दो तरीकों से निकालेंगे इसको समझने के लिए। कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? जो 670 माइनस 650 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? 20 हर्ट्ज। तो ये 20 हर्ट्ज जो डिफरेंस है बच्चे, यही तो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है। कह रहे कि यहां पर भी अगर मेरा सिग्नल आएगा, ये डबलेट ही आएगा इस पे, तो यहां पर जो डिस्टेंस आएगा वो 20 हर्ट्ज का ही डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, वो चेंज नहीं होगा। अगर मैं 900 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट कर दूंगा तो भी वो कितना रहेगा? 20 ही रहेगा। अब देखो ये तो हमारा निकल ही गया, 500 पे भी कितना रहना था? 20। लेकिन उसने बोला आल्सो फाइंड सिग्नल ऑफ डबलेट इन हर्ट्ज ऑन 500 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट, कि ये जो पीक्स हमारे पास ये कितने हर्ट्ज प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है डबलेट की। जैसे हमने 650 670 लिखा है, अब जैसे इंस्ट्रूमेंट की पावर बढ़ा दी हमारी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो कितनी इंक्रीज होगी? उसको निकालने के लिए हम केवल एक ही चीज से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि हमारा जब इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हैं तो हमारी केमिकल शिफ्ट वैल्यू होती है डेल्टा इन पीपीएम में, वो चेंज नहीं होती किसी भी सिग्नल की। इसमें ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यहां पर। तो यहां पर इसकी केमिकल शिफ्ट को अगर मेरे को निकालना है पीपीएम में, तो मुझको क्या चाहिए? वो केमिकल शिफ्ट हर्ट्ज में, क्योंकि हम हर्ट्ज में निकालते थे। तो ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखो ये 650 है, 670 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 20 है। अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं तो यानी कि 10 10 मिल जाएगा दोनों की तरफ, या हम क्या बोलेंगे यहां पर 650 प्लस 670 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा? 660। कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट होगा ये 660 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस 20 का था, यहां पर एक तरफ 10 ऐड कर दूंगा मैं इसमें से तो ये 670 बन जाएगा, अगर मैं 10 माइनस कर दूंगा तो 650 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होती? 660 हर्ट्ज। इसी को मैं डेल्टा में चेंज करता हूं, इन दोनों को नहीं करेंगे कभी भी, मिडल वाले को करते हैं, तो उसका एवरेज ही लेना पड़ेगा हम लोगों को इस बार। तो क्या हुआ? 660 हर्ट्ज को मैं इसमें चेंज करूंगा, तो मेरा इंस्ट्रूमेंट कितना है? 200 मेगाहर्ट्ज का। तो हमें पता है यहां पर इस इंस्ट्रूमेंट पे 1 ppm इज इक्वल्स टू, या हम दूसरा लिख सकते हैं 200 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 ppm बच्चे। अब कितना है? 660 हर्ट्ज है, तो यहां से 1 हर्ट्ज किसके इक्वल हो जाएगा? 1/200, और 660 किसके इक्वल हो जाएगा? 1/200 इंटू 660 ppm। अगर हम इसको कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से 3 जा 3 पॉइंट, फिर कितना हो गया? 3, तो यहां से क्या आ गया? 3.3 ppm आ गया हमारे पास। कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली 3.3 ppm को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है? डेल्टा वैल्यू, केमिकल शिफ्ट एक इस प्रोटॉन वाले पीक की जो डबलेट में नजर आ रहा है। अब ये क्या हो गया? जब हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट पे जाएंगे तो हमारी जो ये 3.3 ppm है ये तो फिक्स रहेगी, यानी यहां पर भी जो ये सेंटर पॉइंट है यहां पर जिसको हम केमिकल शिफ्ट बोलते हैं, ये जो वैल्यू है ये कितनी है? 3.3 ppm ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। ये हमने पहले भी न्यूमेरिकल्स में किया है, केमिकल शिफ्ट जब हमने किया था। अब क्या हुआ? अब ये पीपीएम में केमिकल शिफ्ट, इस केमिकल शिफ्ट पीपीएम को मैं किस में चेंज कर सकता हूं? हर्ट्ज में, क्योंकि मुझे हर्ट्ज में चाहिए। डिस्टेंस तो 20 है यहां से यहां तक का। अब यहां पे हमने बोला इसका 1 ppm 500 मेगाहर्ट्ज वाले पे किसके इक्वल होता है? 500 हर्ट्ज के इक्वल। तो यहां पे 3.3 ppm किसके इक्वल हो जाएगा? 500 इंटू 3.3, ये 5 इंटू 3.3 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ गया? 650 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज में आ गया। कहने का मतलब है जो ये 3.3 ppm था, अगर इस वाले पॉइंट को मैं हर्ट्ज में कन्वर्ट करें, क्योंकि जो डिस्टेंस था ये तो 20 था, लेकिन 20 हर्ट्ज का डिफरेंस है, लेकिन जो ये वैल्यू आ रही है पॉइंट, ये कितने पीपीएम को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1650 हर्ट्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीच वाली मिडल पॉइंट। अब क्या हुआ? देखो मिडल पॉइंट आ गया 1650। अब इसकी ये दो पीक्स आ रही, एक लेफ्ट में एक राइट में, इसका ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे यहां से, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 20, क्योंकि केमिकल जो हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट था ये डिफरेंस 20 था, तो 20 ही रहेगा यहां पर। ये 660 वाला पॉइंट था, मिडल वाला पॉइंट था, बच्चे मिडल वाला, ये जो डिफरेंस था ये डिफरेंस तो 20 का आ गया था। ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस तो कितने का था? 20 का था, तो यहां पर भी 20 का है, लेकिन हमें बीच वाला पॉइंट मिल गया कितना? 1650। तो यहां पर इस 20 को अगर मैं हाफ ऑफ करूं तो 10 इस साइड आएगा, 10 इस साइड। अगर इस 1650 में मैं 10 माइनस कर दूं तो ये कितना बनेगा? 1640। अगर इस 1650 में मैं 10 ऐड कर दूंगा तो कितना बनेगा? 1660।
क्यों? अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या हो गया 20। तो देखो क्या हुआ बच्चे, दो चीजें समझने की थी हमारे पास। जैसे ही इंस्ट्रूमेंट को मैंने बदला, हाई पावर का किया, जो हमारी केमिकल जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी थी डबलेट की, यहां पे 650 और 670 थी, वहां पर वो 1640 हर्ट्ज और 1660 हर्ट्ज है। क्योंकि केमिकल सिर्फ हर्ट्ज में चेंज हो जाती, तो चेंज हो गई और वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गई थी। लेकिन जो यहां पर इनका जो डिस्टेंस था, जो 20 रिप्रेजेंट कर रहा था हर्ट्ज, यहां पर भी वो डिस्टेंस 20 ही है। बेशक से वैल्यू बड़ी हो गई हमारे पास, डिस्टेंस कपलिंग कांस्टेंट क्या रहेगा? सेम। सेकंड पॉइंट, हमारे पास जब इंस्ट्रूमेंट चेंज किया तो इस सिग्नल की जो मिडल पॉइंट था वो 3.3 ppm था। तो यहां पर भी वैल्यू कितने भी आए, जो मिडल पॉइंट रहेगा वो 3.3 ppm को रिप्रेजेंट करेगा, और इसको हम केमिकल हर्ट्ज में चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये 0.1650 को, यानी कि यहां पर 3.3 ppm पे इसकी 1650 प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी थी, तो यहां पर 3.3 पे उसकी 660 हर्ट्ज थी। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो डिफरेंस आएगा केमिकल शिफ्ट का हमारे पास, इसका कपलिंग कांस्टेंट का, वो क्या था? 1660 माइनस 1640, 20 हर्ट्ज ही आएगा। तो दूसरा जो आंसर हमने निकालना था, सिग्नल ऑफ डबलेट इन हर्ट्ज, तो सिग्नल ऑफ डबलेट इन हर्ट्ज कितना आ गया? क्योंकि हमारे पास आ गया एक 1640 एंड 1660, ये सिग्नल ऑफ डबलेट आ गया इन हर्ट्ज। ये भी हर्ट्ज, ये भी हर्ट्ज आ गया, क्योंकि हम अपने आप उसमें 10 प्लस कर देते हैं, 10 माइनस, क्योंकि मिडल पॉइंट तो यही है ना बच्चे वहां पर। तो ये हमारे पास सेकेंड न्यूमेरिकल था। तो अब इसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है, ये हमारा लास्ट पैरामीटर था। तो अब हम एक टर्म आती है हमारे पास कि मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कौन से होते हैं और केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स? क्योंकि केमिकल इक्विवेलेंट आप कर चुके हो, केमिकल इक्विवेलेंट होता था जिसका केमिकल इन्वायरमेंट सेम होता था। तो अब हम देखते हैं मैग्नेटिक इक्विवेलेंट और केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ जाता है।